बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। कमाल कर दिया भाई तुमने तो, वलीद ने फरीद को अपनी केबिन में आते देखकर कहा। तुम्हारी पैरानॉर्मल कहानियों ने तो हमारे चैनल की टीआरपी को 4 चांद लगा दिए हैं। वलीद साहब ने मजीद कहा, तो फिर सर एग्रीमेंट का भी कुछ देख लें, अगर कुछ हो सकता है तो। फरीद ने लोहा गरम देखकर हथौड़ा मार ही दिया। वलीद साहब ने कहा, अरे वो तुम फिक्र ना करो, वो भी हो जाएगा, बस तुम कहानियां लाते रहा करो। फरीद ने कहा, वैसे पिछली दफा एक्सपेंसेस कुछ ज्यादा ही लग गए थे। हाँ, तो अकाउंट से पेमेंट ले लो इसकी। वैसे पिछली कहानी थी बहुत कमाल। तुमने खुद फ्रंट फ्लोर से नीचे गिरकर बेहोश होने की एक्टिंग की थी। क्या कमाल की एक्टिंग की थी तुमने, कैसे कर लेते हो ये सब? वलीद साहब ने फरीद से पूछा। फरीद ने कहा, अरे सब बस हो जाता है। अच्छा ये बताएं, अगली लोकेशन कौन सी होगी? भाई वो तुम खुद सोचो, अभी मैं जल्दी में हूँ, जब कुछ सोच लो तो मुझे बाद में बता देना, इससे मुतालिक हम बाद में बात करते हैं। ये कहते हुए वलीद साहब अपने केबिन में फरीद ईद को छोड़कर बाहर चले गए। फरीद 25 साल शख्स था जो एक निजी टीवी चैनल में काम करता था। वो एक प्रोग्राम किया करता था जिसके लिए अलग अलग लोकेशन सेलेक्ट करना पड़ती थी और फिर वहां जाकर किसी जाली, भूत, चुड़ैल या जिन वगैरह की मौजूदगी को जाहिर करता। इस चीज का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता था। मिसाल के तौर पर जैसे मिट्टी के अंदर एक पाइप छुपाकर दूसरी तरफ से प्रेशर देता था जिससे मिट्टी उड़ती और लोगों को लगता कि जैसे यहाँ वाकई कोई भूत प्रेत का साया है, मगर वो सब इस कदर सफाई से करता कि देखने वालों को यकीन हो जाता। इसके साथ 3 और भी लोग थे जो इसकी मदद करते थे। तुम्हारा ये प्रोग्राम भी हिट हो गया भाई, मुबारक हो, कायनात ने फरीद को चाय देते हुए कहा। फरीद ने कहा, हाँ भाई, बस अल्लाह का करम है। कायनात ने उसे तंबीह की कि हाँ, तो इसी खुदा का वास्ता है तुम्हें कि सुधर जाओ, समझा समझा कर थक गई हूं, ऐसे उलट और ऊट पटांग काम ना किया करो। कभी किसी दिन किसी असली जिन या भूत से पाला पड़ गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। फरीद ने कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, बस ये लोगों के दिलों का डर है जिससे हम फायदा उठाते हैं। फरीद भाई, इस दफा हम कौन सी लोकेशन पे जाएंगे? अली ने पूछा। फरीद बोला, अरे अली भाई, यही सोच रहा हूँ कब से कि हम ख्याली और वीरान लोकेशंस पर तो बहुत गए हैं, सोच रहा हूँ इस बार कुछ अलग किया जाए। फरीद ने कुछ सोचते हुए बोला, जैसे? अली ने फिर पूछा, जैसे हम इस बार ऐसी लोकेशन पर जाएं कि आगे जहाँ पे पहले से ही लोग मौजूद हों और हम उन्हें एहसास दिलाएं कि जहाँ पर ये लोग रहते हैं वहाँ जिन्नात का साया है और हम उन्हें ये एहसास मुसलसल दिलाते रहें और साथ में उनको लेके शूट भी करें। फरीद ने तफसील बताई तो अली ने पूछा, भाई इतना बड़ा ड्रामा करेंगे कैसे? बस एक आध छोटा मोटा जादू दिखाकर, फिर उसने घर का मुआयना करने के बहाने जब वो कायल हो जाएंगे तो आराम से अपना काम कर लेंगे। फरीद ने मजीद बताते हुए अली से कहा, वाह भाई वाह, कमाल का आइडिया है, ऐसा शायद ही पहले किसी ने किया हो, पर हम जाएंगे कहाँ? अली ने फिर सवाल किया। शहर में तो मुमकिन नहीं, हम किसी ऐसे इलाके में जाएंगे जहां पर लोग ऐसी बातों पर जल्द यकीन कर लेते हों। सब प्लानिंग करने के बाद फरीद और उसकी टीम वलीद के पास पहुंची। इनको सब तफसील से आगाह किया। वलीद ने कुछ सोचते हुए कहा कि लोकेशन पर बहुत से लोग होंगे, तुम्हें बहुत ध्यान से काम करना होगा क्योंकि तुम्हारी जरा सी भी गलती हमारे चैनल का नाम खराब कर सकती है। फरीद ने काफी पुरएतमाद लहजे में जी सर कहा और बताया कि वो 2 दिन के बाद उन्होंने लोकेशन सेट कर ली है। इस लोकेशन के लिए वो रवाना हो जाएंगे। वो लोकेशन काफी दूर दराज कोई पहाड़ी इलाके के करीब थी। वली साहब ने उन्हें गुड लक कहा। मुकर्ररा दिन उन चारों ने अपना सामान गाड़ी में लोड किया और नवाब शाह की तरफ निकल पड़े। रास्ते में एक जगह रुककर उन्होंने नाश्ता किया और नवाब शाह पहुंच गए। यहाँ पर थोड़ा रुके और दोपहर का खाना भी यहीं से खाया और थोड़ा रुककर आराम करने के बाद ये लोग मेहरान हाईवे और उसके इलाके या बस्ती की तरफ रवाना हो गए। दिल में कुछ गर्म जोशी भी थी और खौफ भी। खौफ जिन्नात का नहीं बल्कि ये
कि अगर उनका ड्रामा पकड़ा गया तो बहुत बुरा होगा। अली गाड़ी बहुत तेजी से चला रहा था। वो लोग जल्द अज जल्द उस इलाके में पहुंचना चाहते थे। जब उन्होंने एक पुराना सा बोर्ड देखा जिस पर उस इलाके का नाम लिखा था जिस इलाके में वो पहुंचना चाहते थे, और वो इलाका उनसे 2 किलोमीटर की दूरी पर था। अब वो कच्चे रास्ते की तरफ आ चुके थे। रास्ते के दोनों तरफ जंगली झाड़ियां उगी हुई थी और यहाँ से आगे का रास्ता बहुत खराब था। अली गाड़ी को बहुत महारत से चला रहा था। वो लोग कुछ दूर आगे पहुंच गए तो उन लोगों को कुछ मकानात नजर आए। वहां पहुंचे तो वो एक छोटी सी बस्ती थी जहां गिनती के कुछ मकान थे जो कि गारे मिट्टी के बने हुए थे और बाहर से उनके ऊपर चूना लगाया गया था। वहां एक मस्जिद और एक मदरसा जो मस्जिद के साथ ही मुतसिल था। हैरत की बात थी कि उनको अब तक इस बस्ती में एक भी आदमी नजर नहीं आया। फरीद ने अली से कहा कि गाड़ी को एक जगह पर लगा दो। फिर अली और फरीद मस्जिद की तरफ बढ़े, मगर मस्जिद में भी कोई न था। मगर इंतजामात देखकर लगता था कि ये मस्जिद आबाद है। अचानक से अली को कुछ आवाजें आई जो कि मदरसे की तरफ से आ रही थी। वो दोनों वहां बढ़े तो देखा कि वहां पर बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं और बुजुर्ग उन्हें पढ़ा रहे हैं। वो दोनों अंदर पहुंचे। मौलवी साहब ने बच्चों को कहा कि वो सबक याद करें। मौलवी साहब हमारी तरफ बढ़े। सलाम दुआ के बाद हमसे हमारे यहाँ आने की वजह पूछी। हमने बताया कि हम एक टीवी चैनल की जानिब से आए हैं और जिनों भूतों वगैरह पर फिल्में बनाते हैं। तो बुजुर्ग साहब बोले, तो यहाँ पर आप लोग क्या काम करने आए हैं? तो फरीद ने बड़े एतमाद से बोला, रिसर्च, यानी हमारी तहकीक से ये पता चला है कि यहाँ पर जिन्नात वगैरह हैं। हम बस उनकी मौजूदगी जाहिर करके लोगों को दिखाना चाहते हैं। हमारा बस एक दिन का काम है। अंजर गुल फरीद और अली को गौर से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, भाई हम सादा लोग हैं और इतने सालों से यहाँ रहते हैं। हमने तो आज तक ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया। फरीद ने बोला, जिन्नात हो सकता है ये हमारा वहम हो, पर एक बार देखना तो जरूरी है। बुजुर्ग ने कुछ सोचते हुए हामी भर दी। फरीद खुश होते हुए बुजुर्ग से पूछा, मौलवी साहब यहाँ पर हमारे रुकने के लिए कोई जगह है? मौलवी साहब ने कहा कि नहीं, यहाँ पर तो कोई जगह नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप लोग इस मदरसे में रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं। इस मदरसे में रहने का पूरा इंतजाम मौजूद है। आप लोग अपना सामान ले आए, मैं तब तक बच्चों को छुट्टी दे देता हूँ। अली और फरीद बहुत खुश हुए क्योंकि एक तो वो बुजुर्ग बहुत जल्दी मान गए थे और दूसरा उनको कुछ साबित नहीं करवाना पड़ा था। फरीद मस्जिद को गौर से देख रहा था जबकि अली गाड़ी में से 2 बंदों की मदद से सामान निकलवा रहा था। थोड़ी देर बाद अली ने कहा कि चलें भाई। तो फरीद बोला कि सब्र बच्चे, निकल जाएं, फिर हम जाते हैं। काफी देर हो गई। जब बच्चे बाहर ना आए तो फरीद को तशवीश हुई कि वो बुजुर्ग भूल तो नहीं गए। फिर वो मस्जिद की तरफ चल दिया। अभी वो मस्जिद के सहन में आगे जा ही रहा था कि उसके कांधे पर किसी ने हाथ रखा। फरीद ने मुड़कर देखा तो वो बुजुर्ग थे। अरे आप लोग मदरसे से गए नहीं? बुजुर्ग ने कहा। फरीद ने कहा कि हम लोग बच्चों के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। बुजुर्ग ने फरीद की गलतफहमी दूर करते हुए कहा कि बच्चे तो कब के जा चुके। फिर फरीद ने सबको इशारा किया और सब मदरसे के एक कमरे में दाखिल हो गए। कमरे के अंदर दरियां बिछी हुई थी और रोशनी के लिए दिए जलाए गए थे। सोने के लिए चादर और तकियों का इंतजाम पहले से कर दिया गया था। फरीद दिल में सोचते हुए कि ये कब और किसने रखे। खैर, उसने ज्यादा ना सोचा। उन चारों ने अगले दिन की तैयारियां शुरू कर दी। फरीद के दिल में ख्याल आया, क्यों ना हम इस मस्जिद को ही अपनी लोकेशन बना लें। सब ने इसकी बात से इत्तेफाक करते हुए कहा कि अच्छा ठीक है, और इन चारों ने उस मस्जिद में खुफिया कैमरा लगा दिए और ये सोचा कि जब सुबह मौलवी साहब आएंगे ये सब मिलकर उनसे यही कहेंगे कि उन्होंने यहाँ पर कुछ गैर मरई ताकतों को महसूस किया है, तो हम सब उसी जगह काम करेंगे और साथ में मौलवी साहब को भी शूटिंग में शामिल कर लेंगे। अभी ये बातें हो ही रही थी कि उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने दरवाज़ा खोलकर देखा, सामने एक निहायत खूबसूरत बच्चा था और उसके हाथों में एक बड़ी सी ट्रे थी और उसके ऊपर कपड़ा था। और उसने कहा कि मैं मौलवी साहब के घर से आया हूँ, आप लोगों के लिए खाना भिजवाया है। उन लोगों ने ट्रे से कपड़ा हटाया तो उन लोगों की हैरत की इंतहा न रही। इंतहा किस्म के खाने पकाए गए थे और साथ में मिठाई भी थी। उन लोगों ने खुशी से वो खाना खाया। उस वक्त काफ़ी रात हो रही थी तो उन्होंने सारे दिए गुल कर दिए। बाहर बस्ती में मुकम्मल तौर पर सन्नाटा था और ये चारों अपनी जगह पर सोने के लिए लेट गए। फरीद को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था और उसको नींद नहीं आ रही थी, लेकिन अगले दिन जल्दी उठने के ख्याल से उसने सोने की कोशिश की। न जाने उसकी फिर कब आंख लग गई कि अभी थोड़ी देर न गुजरी थी कि धमाके की आवाज़ सुनाई दी। धमाका तेज तो नहीं था, लेकिन इस कदर खामोशी में छोटे से धमाके की आवाज़ भी
ज्यादा महसूस हो रही थी। अली और फरीद दोनों उठ गए। क्या तुमने कोई आवाज सुनी? हाँ, मैंने भी सुनी। तो ये दोनों उठकर कमरे से बाहर किसी चीज का धमाका हुआ है ये देखने के लिए चले गए। वो बाहर जाकर क्या देखते हैं कि उन्होंने एक जगह जहां कैमरा नस्ब था उसमें से धुआं निकल रहा था और वो तबाह हो चुका था। तो फरीद ने कहा कि ये कैसे हो सकता है? अली ने कहा कि सुबह होते ही यहाँ दूसरा नस्ब कर देंगे। ये दोनों मदरसे का जायजा लेते हुए दोबारा आकर सो गए। अभी फिर से कुछ देर ना गुजरी थी कि कुछ आवाजें आना शुरू हो गई। फरीद ने अली को उठाते हुए अभी आवाज देना ही चाही थी कि अली ने फरीद के मुंह पर हाथ रख दिया और वो आवाज को सुनते हुए वो आवाज लकड़ी के एक पार्टीशन के पीछे से आ रही थी। फरीद और अली ने एक दूसरे का हाथ थामा और वहां देखा तो उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो एक नूर था जिसमें से आवाजें आ रही थी, शायद बहुत से बच्चे जिसे पढ़ रहे हों। फरीद ने अली से बोला, जाओ कैमरा लेकर आओ, इससे अच्छी फुटेज शायद ही किसी ने बनाई हो। फरीद ने कैमरा देखा तो वो काम ही नहीं कर रहा था। बहुत कोशिश की मगर वो ना चला। फरीद ने मोबाइल निकाला मगर वो देखकर हैरान रह गया कि मोबाइल में जरा भी बैटरी बाकी ना थी। उसकी हैरत की इंतहा न रही क्योंकि रात को सोने से पहले उसकी बैटरी फुल थी। अब क्या मौत पड़ गई इसे। खैर, अली मैं अपने मोबाइल से वीडियो बना लेता हूँ। फरीद बहुत खुश हुआ क्योंकि पहली बार उनको ओरिजिनल कंटेंट मिला था। फिर वो दोनों ये वीडियो बनाने के बाद आकर सो गए। उन दोनों ने सोचा कि वो सुबह भी निकल जाएंगे तो घाटे का सौदा नहीं होगा क्योंकि मूवी तो वो रात को ही बना चुके थे और इस कदर नूर को कैमरे में कैद भी कर लिया था। अब ये दोनों सोए ही थे कि मस्जिद के हॉल से पानी के इस्तेमाल की आवाज़ आई। ये दोनों जब मस्जिद के हॉल में पहुंचे तो उनकी हैरत की इंतहा न रही। 15 से 20 बच्चे सफ़े बांधे खड़े हो गए और एक लंबे कद के मौलवी और ये सब के सब नूर में लिपटे हुए थे। उनके बदन से इस कदर रोशनी निकल रही थी कि हर तरफ नूर ही नूर का आलम था। मैंने और अली ने थर थर कांपना शुरू कर दिया। हम दोबारा से अपने कमरे की तरफ दौड़े और सर से पांव तक चादर तान ली। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक साया मेरी तरफ बढ़ रहा हो। मैं थरथराहट कपकपी में इख्तियार हो चुकी थी। वो साया मेरे बहुत करीब आ चुका था कि उस साये ने मेरी चादर खींच ली। वो बच्चा था, बहुत प्यारा बच्चा, नूर में लिपटा हुआ। उसके रोशन चेहरे पर काली आंखें थीं और अमामे के पीछे से लहराते हुए उसके बाल। उसने चादर खींचकर मुझसे कहा, आइए जिक्र खुदा में शामिल हूँ हमारे साथ। मेरा ये सुनना था और मुझे होश ना रहा। सुबह आंख खुली, वो बुजुर्ग खुद नाश्ता लेकर आए। हमने नाश्ता किया और मैंने अली से कहा कि बोरिया बिस्तरा उठाओ और यहाँ से चलो। पर हुआ क्या है, हमारे शूट का क्या होगा? अली ने कहा। फिर मैंने उसे रात वाली बात बताई तो वो भी घबरा गया। अब हम ये बात कर रहे थे कि वो बुजुर्ग आ गए और मेरी तरफ मायनी खेज आंखों से देखा और बोले कि जिस काम से आए थे वो काम शुरू करेंगे या नहीं। मैंने कहा वो अचानक से हमें कोई काम याद आ गया जिसे करने के बाद हम दोबारा यहाँ आएंगे। उन्होंने कहा बहुत बेहतर और चले गए। यहाँ पर हमने जितने भी कैमरे नस्ब किए थे हमने वो सब निकाले और हम बुजुर्ग को खुदा हाफिज कहकर निकल आए। हम नवाब शाह पहुंचे तो हमारी जान में जान आई। हम वहां रुककर एक होटल में चाय पीने लगे। अभी बात ही कर रहे थे कि चाय वाला बोला, कराची से हो क्या यहाँ घूमने आए हो? फरीद ने उसकी बात सुनी तो जवाब दिया, नहीं भाई, यहाँ से आगे एक वादी है, वहां पर गए थे। वो हंसा और बोला, भाई वहां क्या है? खाली मैदान, न बस्ती न आबादी, वहां ऐसा कुछ नहीं है घूमने जैसा। हमने जब ये सुना तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हम अल्लाह अल्लाह करके कराची पहुंचे। 2 दिन तक तो किसी की ऐसी हालत ना थी कि कुछ काम करें। 2 दिन के बाद अली मेरे पास आया और बोला कि भाई, हमने जो कैमरे लगाए थे इनमें तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। मैंने कहा शायद। फिर हमने लैपटॉप से कनेक्ट करके देखा। इसमें जो देखा वो हमारे चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए काफ़ी था। इसमें बहुत से नूरानी बच्चे थे जो इधर उधर घूम रहे थे। फिर वो पढ़ने बैठ गए। बहुत से मामलात रिकॉर्ड हुए थे। आखिर में जो देखा वो हमारी समझ से बालातर था। कैमरे में वही बुजुर्ग थे और वो कह रहे थे कि हम जिन्नात हैं। हमारा सबूत लोगों को दिखाना बहुत मुश्किल है। लोगों को दिखाना बहुत मुश्किल होता है। यही वजह है कि लोग जिन्नात की कहानियां सुनाने वालों का यकीन नहीं करते। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता
اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔